कभी कभी कुछ चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, दूसरों लोगों के लिए वही जान से ज्यादा अजीज होती है। ऐसे ही एक चीज का अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब की औरतों को खुद ये करते अपनी आंखों से देखा। मेरे तो होश उड़ गए। मेरा नाम हीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए आया हुआ था। ये रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे उसका सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उसकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और जैन वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूंगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। और मेरी बात सुनकर वे कहने लगे कि मजबूरी है मेरी, वहाँ नौकरी है और मैं ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रुक सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियां पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर जैन बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज्यादा फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका क्या करेंगे? ये तो बहुत सारी है, इसे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे ये तुम्हारे इलाकों में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर वहाँ तो एकदम पानी साफ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और इस्तेमाल करती है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतों के घर ये लाजमी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापस फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं बल्कि जैन की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए उससे कहा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देखकर जैन कहने लगे तुम ज्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूंगा। मैं जानती थी ये सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामेबाजी करार कर दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। खैर जैन मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फोन आता मैं रोज तारो कतार रोती। उनकी माँ फोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके थे। उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। यह सुनकर मैं खुश हुई। वही मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नजरअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने जैन से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है। जैन ने मुझे अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने को कहा। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या अभी कुछ दिनों पहले तो आप 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे? 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था और फिर से 15 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज्यादा वजन के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का ये सऊदी औरतें करती क्या है। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफर के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैन को देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, मगर मेरे पति ने मुझसे पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो।
उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकाल कर उन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वे किसी को दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफी ज्यादा पैसे थे। वापस आकर वे मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए थे। उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही ना मिला और ना ही याद रहा कि वह फिटकरी किसे और क्यों देकर आए हैं। जैन की प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जैन ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने में मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें मैं यहाँ नहीं रखना चाहता, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ। जैन की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी आपके बगैर वहाँ क्या जिंदगी गुजर होगी? मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी? वे कहने लगे कि यहाँ खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। उन्हें अपनी अम्मी बहनों का खर्चा भी उठाना है। अम्मी मुस्तकिल पैसों के लिए तगाजा करती रहती हैं और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यहीं खर्च हो रहे हैं। मैंने नाराजगी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं अकेले वहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम मिलेगा? तुम क्या नौकरी करोगी? बहुत सोचने के बाद मैंने जैन से कहा, मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूंगी, मगर वापस नहीं जाऊंगी। जैन को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूं। फिर मैं 15 साल फ्लैट वालों से कहकर कुछ करीबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। उस 1 महीने में मेरी काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज्यादातर भारत फैमिली ही रहती थी और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतों के घर में खाने पकाने के लिए रख लिया गया तो मेरी बात सुनकर वे हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है, मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाजत नहीं दे सकता। जैन ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही जैन का दिल मोम कर दिया। अब खुद भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसलिए वे मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया कि जैन ने मुझे काम करने की इजाजत दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब मैं वहाँ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी में जैन को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन जैन दफ्तर जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आया तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा कर और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर ले गई। घर क्या थे, आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और खुश अखलाक थी। उन्हें उर्दू समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैंने बावर्ची खाने में एक अजीब बात देखी। एक दिन बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति ने भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया। ये अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का क्या करती है? लेकिन ये सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी और मुलाजिम थे वह सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और जैन पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैंने सोचने में 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज देखी। उसके बावर्ची खाने में तो पहले वाली से भी ज्यादा फिटकरी थी। कि आखिर माजरा क्या है? इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाने पकाते थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी दूसरी अरबी मालकिन बावर्ची खाने में आई और उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका था। इसका अंदाजा छुपाने वाला था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फारिग हो गई थी और जैन के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी।
کھانا پکانے کا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے یہ کام مجھے بالکل بھی بھاری معلوم نہیں ہوا۔ شام کو زین گھر آئے تو مجھ سے ڈھیروں سوالات پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں بے فکر کر دیا کہ کام بہت اچھا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ چاہے تو میری ساری تنخواہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں۔ میری بات پر زین ہلکے سے مسکرا دیے، وہ جانتے تھے کہ یہ سب میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں۔ زین رات کے کھانے کے بعد مجھے گھمانے کے لیے باہر لے کر گئے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اتنی سکون سے ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، ورنہ اب تک میری سوچ پر یہی تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ زین مجھے واپس بھجوا دیں گے۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے مال میں لے کر گئے۔ اس رنگین دنیا میں پہنچ کر میں خوش ہو گئی۔ مال میں بڑی بڑی سونے کی چیزیں تھی اور یہاں تو ہر عورت ہی ڈھیر سارا سونا پہنے ہوئی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی عورت کو کھلے عام اتنا سونا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اب تک یہی سمجھا تھا کہ سعودی عرب میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بہت زیادہ ترقی کر گیا تھا اور آج پہلی بار میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے کچھ خریداری کروائی اور پھر زین کا ایک آفس کا دوست مل گیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ان لوگوں نے بہت ہی خوشی سے ہم سے باتیں کی اور جب انہیں پتا چلا کہ میں شادی کے بعد انڈیا سے یہاں آئی ہوں تو انہوں نے ہم دونوں کو اپنے گھر اگلے دن رات کے کھانے پر دعوت پر بلایا۔ وہ لوگ عربی تھے لیکن ان کو اردو بھی کافی اچھی آتی تھی۔ ان لوگوں کے بہت ضد کرنے پر زین نے دعوت کے لیے ہاں کر دی۔ میں اس دعوت کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی کیونکہ یہ پہلی دفعہ یہاں آ کر کسی کے گھر دعوت پر جا رہی تھی۔ اگلے دن میرے دونوں عربی عورتوں کے گھر کھانا پکایا اور واپس آتے ہی جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ زین کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلدی کام سے لوٹ آئیں گے اور پھر ہم دعوت کے لیے جائیں گے۔ زین کے آتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دوست کے گھر چلے گئے۔ ان کے دوست اور اس کی بیوی نے بہت ہی خوشی سے ہمارا سواگت کیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا بھی تھا جسے دیکھ کر ہی مجھے اس پر پیار آ گیا تھا۔ زین کے دوست کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بھابھی آپ بیٹھ جائیں، میں بس کھانا تیار کر کے ہی آتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی شروع کر دی، لیکن اس وقت میری نظر ایک کونے میں رکھی ہوئی فٹکری کی تھالی پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھ گیا تھا، آخر یہ عربی عورتیں اس فٹکری کا کرتی کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ میں اس فٹکری کا راز سلمہ سے پوچھتی ہوں، مگر سلمہ سے پوچھنے میں تھوڑی جھجک سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میری عربی مالکن نے چھپانے والے انداز میں فٹکری کو تیل ڈال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی بات ہو سکتی تھی کہ دھیان کھانا پکانے کی طرف تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اسی سے پوچھ لیا کہ یہ فٹکری یہاں کیا اور کیوں رکھی ہوئی ہے اور اتنی ساری فٹکری کا کیا کرو گی؟ ان کا میری بات سن کر چہرے کا رنگ بدل گیا اور جلدی سے فٹکری کی تھالی اٹھا کر کورڈ میں رکھ دی۔ اس کا اندازہ بہت ہی عجیب تھا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کھانا لگانے لگی تو میں بھی خاموش ہو گئی کیونکہ دوبارہ پوچھنا ادب کے خلاف تھا۔ سلمہ نے بہت ہی مزیدار کھانا پکایا تھا۔ دعوت بہت ہی اچھی رہی تھی۔ ہم ان لوگوں سے اجازت لے کر واپس گھر لوٹ آئے تھے، لیکن سارے راستے میرے دماغ میں فٹکری ہی چلتی رہی تھی۔ زین نے میرا گمسم سا انداز دیکھا تو پوچھنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے زین کو ساری باتیں بتا دی کہ کس طرح میں نے دونوں عربی مالکن عورتوں کے گھر میں فٹکری کے بڑے ڈبے دیکھے تھے اور آج سلمہ کے باورچی خانے میں بھی بہت ساری فٹکری موجود تھی۔ آخر یہ عربی عورتیں کرتی کیا ہیں؟ میری بات سن کر زین ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی ہو، چلو میں ہی پتا کر کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میرا کام بہت اچھی طرح جم گیا تھا۔ مجھے ادھر بھی عورتوں کے گھر کھانا پکانے کی عادت ہو گئی۔ میرے ممی پاپا اکثر مجھے فون کرتے تھے۔ جب سے میں زین کے پاس آئی تھی میری امی کو سکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کئی دفعہ فٹکری کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے تھے، لیکن امی کو بھی زیادہ پتہ نہیں تھا کہ فٹکری میں تیل ملا کر کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے حیرت جیسی تھی۔ میں سعودی عرب آ کر پوری طرح سیٹ ہو گئی۔ اب مجھے انڈیا واپس جانے کی فکر نہیں رہی تھی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں عربی مالکین میرا خیال رکھتی، کھانا بھی بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا، 3-4 کھانے پکانے ہوتے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے۔ ایسے کر کے کچھ دن گزر گئے اور زین دفتر سے لوٹے تو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آج میں تمہاری پریشانی ختم کر دیتا ہوں اور تمہیں فٹکری کا راز بتاتا ہوں، لیکن ابھی عورتیں یہ نہیں چاہتی
कि ये राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी इस्तेमाल उनके खानदान से चलती आ रही है और वह इसे अपने तक महफूज रखना चाहती है। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जैन की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। जैन कहने लगे कि हर इलाके में अपने रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी है जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीजें इंडिया में होती है वह यहाँ नहीं होती। इस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फायदा हासिल करती हैं, जो हैरान है। और अगर इंडियन औरतों को उसके बारे में पता हो जाए तो हर घर में ही फिटकरी के टुकड़े नजर आने लगेंगे। मैंने जैन को घूर कर देखा और कहा कि आप बता भी दे और कितनी पहेलियां बुझाएंगी। मेरी बात सुनकर जैन ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपने 22 साल जिंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से जैन से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? जैन कहने लगे, हाँ बिल्कुल ये बात सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे ये सारी बातें बताई है। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक खास किस्म का तेल तैयार करती हैं, जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर ये तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को कई दिन रख दिया जाता है और उसके बाद रोज रात को उस दिन वाली फिटकरी को पीस कर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाफ में लगाती है और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बेटा पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले पाउडर इस्तेमाल करती है उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। ये बात मेरे लिए अनोखी थी और वाकई जैन ने ठीक कहा था। अगर इंडिया औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपा कर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बेटे पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। जैन की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैन की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ था कि दूसरे मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात ये थी कि मेरी दोनों मालकिन के बेटे ही हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई कामदार था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी खुशखबरी से नवाज दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी मुझे बेटा दे दिया था। बेटा या बेटी ये सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतें भी ऐसे ही एक तब्दील इस्तेमाल कर रही थी। मैं ये बात तो नहीं जानती थी कि कितनी अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने कभी अरबी औरतों को फिटकरी के टोटके का सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमें बताएं कि क्या बेटी ही जरूरी है। अगर ऊपर वाला हमें बेटी देना चाहता है तो क्या उसमें कोई बुराई है? क्या आपके इलाकों में भी बेटों की पैदाइश के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।